नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। और दलाई लामा उत्तराधिकारी चुनेगा चीन। जी हां, आज इस पर हम चर्चा करेंगे, जहां पर अड़ियल चीन ने फिर से अपना राग दोहरा दिया है और चीन ने ये कहा है कि अब दलाई लामा का उत्तराधिकारी हमारी मर्जी से चुना जाएगा। और चीन ने यह साफ कर दिया है कि अगर दलाई लामा खुद या उनके अनुयायी उत्तराधिकारी चुनते हैं तो बीजिंग उन्हें मान्यता नहीं देगा। चीन की सरकार ने श्वेत पत्र ये जारी करके ये दावा किया है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म और अन्य जीवित बौद्ध को चिंग राजवंश के समय से उसकी केंद्र सरकार मंजूरी देती आई है। देखिए खास रिपोर्ट। चीन ने एक बार फिर से राग अलापना शुरू कर दिया है कि 14वें दलाई लामा का उत्तराधिकारी वही चुनेगा। चीन ने साफ कर दिया है कि यदि दलाई लामा खुद या उनके अनुयायी उत्तराधिकारी चुनते हैं तो बीजिंग उन्हें मान्यता नहीं देगा। चीन की सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी कर यह दावा किया है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म और अन्य जीवित बौद्धों को चिंग राजवंश के समय से ही उनको केंद्र सरकार मंजूरी देती आई है। चीन की ओर से जारी सरकारी दस्तावेज इस पर भी जोर दिया गया है कि तिब्बत प्राचीन समय से ही उसका अविभाज्य अंग रहा। दस्तावेज में आगे लिखा गया है कि साल 1793 से गोरखा घुसपैठियों को खदेड़े जाने के बाद चिंग सरकार ने तिब्बत में व्यवस्था बहाल की और तिब्बत में बेहतर शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाही रूप से स्वीकृत अध्यादेश जारी किया। आपको बता दें कि चीन में सन 1644 से 1911 तक चिंग राजवंश रहा। 14वें यानी मौजूदा दलाई लामा अब 85 साल के हो चुके हैं। वो सन 1959 में ही तिब्बत में चीन की कार्रवाई के बाद भारत भागकर आ गए थे। भारत ने उनको राजनीतिक शरण दी और उसके बाद से अब तक वो हिमाचल प्रदेश के एक धर्मशाला में रहते आ रहे हैं। दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुने जाने का मुद्दा बीते कुछ सालों से चर्चा में आया, जब अमेरिका भी इस मामले में कूद पड़ा। अमेरिका ने इस बात की पैरवी की कि उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार दलाई लामा, तिब्बती बौद्ध नेता और तिब्बत के लोगों का है। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस यानी टीपीएसए ने भी इसे पारित किया। हालांकि चीन का विदेश मंत्रालय लगातार ये कहता आ रहा है कि दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया काफी पुरानी है। चीन ने कहा कि 14वें दलाई लामा को धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं का पालन करते हुए चुना गया है और अब उनके उत्तराधिकारी को भी चीन ही चुनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, यहाँ चीन किस तरीके से यहाँ पर फिर से बात कर रहा है उत्तराधिकारी चुनने को लेकर। चीन के बारे में हम आपको बता दें कि एक सरकार ने श्वेत पत्र जारी करके दावा किया है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म और अन्य जीवित बौद्धों को चिंग राजवंश के समय से ही उसकी सरकार मंजूरी देती आई है। तो दलाई लामा 85 वर्ष के हो चुके हैं और अब उन सभी चीजों को देखते हुए उत्तराधिकारी चुनने की यहां पर बात की जा रही थी। तो इसमें चीन का यह कहना है कि अब दलाई लामा का जो उत्तराधिकारी चुना जाएगा वो हमारी मर्जी से चुना जाएगा। और चीन ने यह साफ कर दिया है कि अगर दलाई लामा खुद या उसके अनुयायी उत्तराधिकारी चुनते हैं तो बीजिंग उन्हें मान्यता नहीं देगा। जिसमें चीन की सरकार ने एक श्वेत पत्र यहां पर जारी किया है और इसी पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। तो विंग कमांडर सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और आज हम जो मुद्दा यहां पर लेके बैठे हैं, चीन जो है वो फिर से अपनी यहां पर बात जो कर रहा है वो ये कह रहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी जो है वो खुद चुनेगा और अगर उनके अनुयायी या फिर वो चुनते हैं तो बीजिंग उन्हें मान्यता नहीं देगा। तो चीन की ये अब कौन सी नई चाल है, कौन सी नई हरकत है भारत को नीचा दिखाने की? देखिए, ऐसा है कि चीन बहुत पहले से इस बात पे दखल अंदाज करता रहा है। जैसे सिंह डायनेस्टी से आप जो बात कर रही हैं उस समय से बात हो रही है, पर बात कंटिन्यूअस नहीं थी। जब कई बार तो ऐसा था कि जिस जगह पे चीन का अधिकार था, तिब्बत फोर्स उस जगह थी। तिब्बत सदैव चीन के अंडर में नहीं था। कई जगह पे तो चीन की हार हुई है तिब्बत फोर्सेस के अनुसार के हाथों। क्वेश्चन सारी ये है, प्रॉब्लम सारी स्टार्ट हुई है कि अब आफ्टर 1947 ऑनवर्ड्स हमने तिब्बत को मान्यता नहीं दी। हमने चीन के अधिकार को एक्सेप्ट कर लिया कि चीन उत्तराधिकारी तिब्बत रीजन का है और तिब्बत रीजन चीन के अंडर में है। तो इसीलिए चीन इस सब को लेकर अब ये कहता है कि जिस तरीके से टाइम पर हम दलाई लामा का डिसाइड करते रहे हैं, हम अभी भी करेंगे। और अगर दलाई लामा किसी और तरीके से आते हैं या कोई और सेलेक्ट करता है तो हम उसको मान्यता नहीं देंगे। ये चीन कह रहा है। और चीन इस समय हावी इसलिए है कि भारत की कमजोरी थी कि भारत ने एग्री करके ये कह दिया कि तिब्बत आपका रीजन है।
जब तिब्बत उसका रीजन है तो चीन कहता है जब तुम मान चुके हो तो तुम क्यों दखलंदाज कर रहे हो, और दलाई लामा को क्यों तुमने पनाह दी हुई है जो हमारी तरफ से हमारे खिलाफ है। तो पर तिब्बत की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल लंदन में भी है, तिब्बत के की मान्यता यूनाइटेड नेशन में अब आ गई है, सारी दुनिया में तिब्बत लिबरेशन मांग रहा है। भारत ने उसका साथ देने में कमजोरी करी, यही गलती है। और पर अगर अब भारत अपनी स्टैंड चेंज करता है, जैसे कि अभी जैसे चाइना के साथ में हमारा जो झड़प हो रही है उसमें हमने तिब्बत को मान्यता दे देनी चाहिए थी, ताइवान को मान्यता दे देनी चाहिए थी। देखिए फॉरेन पॉलिसी कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कांस्टेंट नहीं रहते, ये समय समय पर रिक्वायरमेंट के अनुसार बदलते रहते हैं। हमने ये इसलिए पर हम तब नहीं बदलते जब आपकी सैन्य कमजोरी होती है। जब चीन इस समय सेना में ताकतवर है इसलिए भारत चुप है। ये सारी की सारी चुप्पी हमारी कमजोरी दर्शा रही है। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, यहाँ पर आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से चीन अपनी नापाक हरकतों को लेकर लगातार पूरी दुनिया में अपनी हरकतें देता रहता है, चाहे वो अभी बायोलॉजिकल हो या अभी इस तरीके से, तो भारत से वो खार खाया हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भारत को ये जो अब नीचा दिखाने का इसका ये नया पैंतरा जरूर हो सकता है, चूंकि दलाई लामा जो है वो लगातार भारत के समर्थन में रहे हैं और अब उत्तराधिकारी चुनने के लिए अब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत भी इसका समर्थन करेगा, तो अब ये नई चाल यहां पर रख रहा है। नहीं, देखिए ऐसा अंजुम, ये नई चाल नहीं है। चीन ने तो कब से हमको नीचा दिखाता आया है। चीन ने तो 1959 से पहले से ही शुरू कर दिया था हमें नीचा दिखाना। वो आफ्टर चौ एन-लाई जब अब यहाँ पे आए थे उसके बाद में उन्होंने हमारी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। 62 में जो हमारे साथ उसने किया उसके बाद कहीं हमारा साथ नहीं दिया। चीन ने हमारा कभी साथ नहीं दिया, बल्कि भारत आगे बढ़कर उसको सिक्योरिटी काउंसिल में हमने उसको स्थान दिलवाया, हमने अपनी जगह उसको दी। उसके बावजूद हम इसीलिए हमारे चीन को पता था भारत इस चापलूसी इसलिए कर रहा है कि भारत को अपनी कमजोरी पता है। देखिए हमारी कमजोरी का चीन को तब ज्ञान हो गया था कि जब हमारे भारत की फौज के जो हेड थे उस समय ब्रिटिश आर्मी कि जो 47 के बाद में वो जब ब्रिटिश जनरल वापस जा रहे थे तो उन्होंने नेहरू जी को बोला था कि चीन ताकतवर बनता जा रहा है, फैलता जा रहा है, उसको आप कंट्रोल में रखिए, अपनी आर्मी को लुक आफ्टर करिए। तो नेहरू जी ने क्लियरली बोल दिया था हम चीन हमारा दोस्त है, हमें आर्मी की कोई जरूरत नहीं, हम पुलिस से काम चला लेंगे। जब चीन को पता चल गया कि भारत का रवैया ये है और वो कमजोरी को लेकर है, तो चीन उस समय भारत की परवाह ही नहीं करता। तो आप जो मर्जी कर लीजिए, चीन आपकी परवाह नहीं करेगा जब तक आप एक अडिग स्टैंड नहीं लेंगे, और इस समय यही रवैया देख रहे हैं। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से फिर आगे क्या किया जाए जब चीन यहाँ मानने को तैयार नहीं है और अब वो कई तरह से घूमकर वो वापस हमारे पास आने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए इस समय भारत को अपनी छवि तो सुधारनी ही है, वो दूसरी बात है। भारत को ये जो है हमारे जो तालमेल है डिसीजन मेकिंग बॉडीज में और हमारी फौजों में ये नहीं है। अभी भी हमारी गवर्नमेंट के माइंड में अपनी वीकनेस छुपी हुई है। 1962 की हार का इतना गहरा सदमा लगा हुआ है कि हम चीन से खौफ खाते हैं। हालांकि हमारी जो स्थिति इतनी तो स्ट्रॉन्ग थी, हमने जितनी 7 हाइट्स ली थी, कैलाश हाइट्स ली थी, वो वापस कर दी। वो इसलिए कर दी कि हम उनको खुश रखना चाहते हैं। चीन को ये पता है और चीन ये भी चाहता है कि भारत चुपचाप रहे, क्योंकि वो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अपना काम जारी रखे और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक अपना लद्दाख से लेके उस साइड से वो पूरा का पूरा निकाल के अपना जो है जमावड़ा बनाए रखे, अपना इन्फ्लुएंस करता रहे। भारत ये करने को तैयार नहीं है। तो जब भारत इसको करने को तैयार नहीं है, आप खुद ही देख रही हैं, आपकी 7 हाइट्स खाली कर दी हैं हमने, और तब चीन को पता चल गया है कि इस समय भारत की लीडरशिप जो है वो डावाडोल है। वो इसलिए कि भारत की जो लीडरशिप में भी ब्यूरोक्रेसी और डिसीजन मेकिंग बॉडी में तालमेल नहीं है, और यही प्रॉब्लम है। दोनों को यही नहीं पता कि क्या करना है।
आपके सामने गलवान में चीन घुस गया और चीन देखता रह गया और हंसता रह गया कि इन्होंने आईटीबीपी भी बैठाई है, गवर्नमेंट आर्मी फौज भी बैठाई है और हम घुसते चले जा रहे हैं। इसीलिए चीन को अब पता चल गया है, तो भारत को सबसे पहले अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। ताइवान को, तिब्बत को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा और एक तिब्बत की एम्बेसी खोलिए आप, दिल्ली में तिब्बत की एम्बेसी खोलिए, जो गवर्नमेंट एग्जाइल में है उनको यहाँ पे इंडिया में बुलाइए और ताइवान को भी डिक्लेयर करिए। देखिए साउथ चाइना सी में सारी कंट्रीज चाइना के खिलाफ हैं, लद्दाख में हमारी पोजीशन स्ट्रांग है और हमारी आर्मी इस समय स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है और चीन को पता है कि वो आर्मी टू आर्मी नहीं लड़ाई कर सकती, पर चीन को ये भी पता है कि इनकी पॉलिटिकल बॉडी मेंटली कमजोर है, ये पता है चीन को। बस इसी इक्के के ऊपर वो दाव लगाते जा रहे हैं और हम दाव लेते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये छोटी सी एक चीज है जिसको लेकर चीन हमारी जो जड़ है, जो हमारी कमजोरी है, उसको लगातार वो समझ रहा है और उसको लेकर अब वो आगे के लिए हमारे लिए परेशानी खड़े कर रहा है। इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है। बिल्कुल यही कहने का मतलब है। और किसी भी हालत में देख लीजिए, इस समय आपको मैं बता दूं कि इस सेक्टर के अंदर, जहां पे लद्दाख सेक्टर से अरुणाचल तक जो है, वहां पे भारतीय फौज की ताकत बहुत है, एयरफोर्स की ताकत बहुत है। हाँ, टोटल स्ट्रेंथ चाइना की ज्यादा है, मैं मानता हूं, पर चाइना के पास इतना इस समय भार है और थ्रेट है कि चाइना इस थ्रेट सेक्टर में और कहीं से नहीं ला सकता, नहीं तो उसकी खाली पड़ जाएगा सब कुछ और भारत इसका फायदा उठा सकता है। और इस समय भारत को अपनी पुरानी नीतियां चेंज करनी पड़ेंगी। हम नॉन अलाइनमेंट वगैरह ये सब भूल जाना चाहिए, हमको अलायंस लगाना चाहिए, क्वाड को ताकतवर बनाना चाहिए, क्वाड को मिलिटरीली प्रिपेयर करके चाइना को वहां से थ्रेट डिक्लेयर शुरू कर दीजिए। आप पहल करिए, हम पहल कभी करते ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमारे को इस समय चल रही है। चाइना इससे पूरा का पूरा अवगत है और चाइना फायदा उठा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए, जैसे विंग कमांडर जी, भारत चीन तनाव के बीच में दलाई लामा का जन्मदिन जो है, अब उसके बाद में दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 85 वर्ष की हो गई है, तो उसको लेकर अब जो यहाँ पर जो दावा कर रहा है कि ये उत्तराधिकारी हम ही चुनेंगे, इसके पीछे चीन की क्या मंशा हो सकती है? इसलिए मंशा हो सकती है कि वो तिब्बतन जो पॉपुलेशन उसको कंट्रोल करे। एक बार उनकी चॉइस का दलाई लामा बनता है, ऑब्वियसली उनकी चॉइस का होगा, वो उनकी बात सुनेगा और वो जब दलाई लामा उनकी चॉइस का होगा तो पब्लिक ऑलरेडी चाइना के खिलाफ जो तिब्बतन है फोर्सेस है, आपको पता होना चाहिए, तिब्बतन ओरिजिन के लोग खम्पास हैं, खम्पास जो हमारे भारत की फौज में है, उन्होंने ही रात को वो साउथ ऑफ पेंगोंग जो हाइट ली थी वो उन्होंने ली थी। चाइना को पता है कि तिब्बत भारत की तरफ से लड़ रहे हैं, पर जब दलाई लामा उनका हो जाएगा तो उनको ये पता है कि फिर बाकी के सब लोग हमारे अपने हाथ हमारी झोली में आ जाएंगे। तो चीन ये चाहता है और चीन की ये मंशा पूरी तब नहीं होगी कि जब भारत इसके ऊपर पूरा का पूरा टिबेटन डायस्पोरा जो वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल्ड है उसका चैंपियन बने, उनको सपोर्ट करे और दलाई लामा का सिलेक्शन प्रोसेस में वो चाइना को आगे बढ़ने ना दे। बिल्कुल, तो दलाई लामा का वो जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उत्तराधिकारी हम चुनेंगे, उसके पीछे साफ तौर पर मंशा यही है कि भारत की, जैसा कि आपने कहा कि तिब्बतिन्स हैं सबसे ज्यादा, तो भारत की सेना में भी वो एक अपनी घुसपैठ यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगा अगर वो उत्तराधिकारी यहाँ पर चुना जाएगा। तो देखिए, अगर उत्तराधिकारी चुना जाएगा, भारत की सेना में घुसपैठ तो नहीं हो पाएगी, पर जो खम्पास जो हमारे पास में है वो ऑटोमेटिकली उनके मेंटल प्रोसेस में चेंज आना शुरू हो जाएगा। एक जनरेशन के बाद 10-15 साल के बाद में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि दलाई लामा 85 हो गए, 10 साल और रह लेंगे, कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद में क्या होगा, तो ये सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका अनुमान ठीक है कि अगर इस समय दलाई लामा उनकी स्थिति में आएगा तो भारत के अंदर जो सपोर्ट मिल रहा है टिबेटन डायस्पोरा का वो भी नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। बिल्कुल, तो ये सारी इसका खतरा है। इसीलिए भारत को अपनी सपोर्ट ऑफ तिब्बत स्थिति मजबूत करनी चाहिए, वर्ल्ड में उसकी ओपिनियन कलेक्ट करनी चाहिए, बाकी कंट्रीज में जहां पे ये मूवमेंट चल रही है लिबरेशन ऑफ तिब्बत की, उसको पूरा सपोर्ट देना चाहिए
और उसका भारत में हेडक्वार्टर बन जाना चाहिए। अब हमारे को कोई शर्म वरम नहीं करनी। आप तिब्बत से कुछ, चाइना से कुछ नहीं ले रहे। वो जो जितना बिजनेस चल रहा है उसको जल्दी से बंद करवाइए। अब 1-1.5 साल हो गया कहते हुए कि हमने ये इतने ऐप्स बंद कर दिए, इतने ऐप्स बंद कर दिए, और अभी तक आपका मेडिकल एक्सचेंज प्रोग्राम में अभी तक चाइना का नाम बहुत हाई है। वैक्सीन के सिस्टम में भी अभी उसको उनका नाम दिखाई देता है। तो ये जो है ये क्या खबरें गलत हो या सही हो ये मेरे को नहीं पता, पर इस समय चीन का काफी इन्फ्लुएंस है हमारी मार्केट के ऊपर ऑल्सो। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, तिब्बत की अगर बात करें कि तिब्बत जो है वो लगातार भारत का समर्थन में रहा है और लगातार वो अपनी आज़ादी की मांग को भी समय समय पर उठाता रहा है, तो इससे क्या लगता है आपको कि जब यहाँ पर तिब्बत जो है वो भारत का समर्थन यहाँ पर कर रहा है तो उसकी आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रहा है चीन? बिल्कुल, उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, और वो जो जितने भारत के सपोर्टर जो तिब्बतन है वो उनको निकाल देता है, उनको भागना पड़ता है और इसीलिए उनको प्रोसिक्यूट कर रहा है। तो इतनी आसान बात नहीं है। और हमारे बेसिकली एक टाइम तो था कि तिब्बत के फौज के हाथों चाइना की हार हो चुकी है। वो काफी, तिब्बत के लोग भी काफी ताकतवर थे एक जमाने में। जैसे भारत के कनिष्का, राजा कनिष्का ने, एम्परर कनिष्का ने चाइना के ऊपर ऑक्यूपेशन की हुई थी और उनका हेडक्वार्टर लाहौर और मथुरा था। ये हमको भी नहीं पता, हमारे कई लोगों को नहीं पता, कई एंकर्स को यह बात नहीं पता, क्योंकि हमारी हिस्ट्री और हम हिस्ट्री के सेंस में इतने कमजोर हैं। अपने पुराने गौरवपूर्ण इतिहास की हमारे को जानकारी नहीं है, कोई हमारे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये कारण है चीन जो है इतना हावी हो रहा है हम पर। जी, तो विंग कमांडर सर, चीन लगातार जो हम पर हावी हो रहा है, कई प्रयास जो हैं वो लगातार यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी यहाँ पर उठाते हुए भी दिख रहे हैं। हमारी सैन्य शक्ति को भी लगातार मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम करके चीन जो है लगातार जो हमें आंख दिखा रहा है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप फॉरेन पॉलिसी के कमजोरी की बात कर रहे हैं। उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कमजोर होती है जिस कंट्री की मिलिट्री स्टैंडिंग कमजोर होती है। जब मिलिट्री स्टैंडिंग तगड़ी होती है, जैसे इजराइल की देख लीजिए, चाइना की है, अमेरिका की देखिए, आपकी मिलिट्री स्टैंडिंग तगड़ी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी है। जिस दिन हम स्वावलंबी बनेंगे डिफेंस में, हमारी कायाकल्प हो जाएगी। चाइना 85% ऑफ वेपन सिस्टम्स बनाता है, तभी इस तरीके से बात करता है, तभी इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ताइवान को घेरा हुआ है, साउथ चाइना सी को ब्लॉकेड करने की कोशिश कर रहा है, सारे आइलैंड पे कब्जा कर रहा है। सारे जो स्टेट्स हैं, जो जलडब्लू मध्य हैं और जो स्टेट्स हैं, उन सब के ऊपर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मलक्का स्टेट को देख लीजिए, ये चाइना की ताकत है, उसकी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी में, उसकी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के कारण। भारत को जब तक हम डिफेंस में स्वावलंबी नहीं बनेंगे, हमारे को चिकनी चुपड़ी चापलूस सी बातें करनी पड़े, जिसको ठाकुर सुहाती कहते हैं, वो करते रहना पड़ेगा। जी, तो विंग कमांडर सर, मतलब इसका मतलब ये है कि जब तक, साफ तौर पर कुल मिला के कहना है सिर्फ यही है कि स्वावलंबी हमारे देश को बनना पड़ेगा और हमारी सेना को भी आत्मनिर्भरता के साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाकर जो चीन जैसा देश है वो हमें आंख दिखाने के बारे में दूसरी बार सोचेगा। बिल्कुल, चीन दूसरी बार ही नहीं सोचेगा। चीन को भारत की शक्ति इतनी है कि हमको ये नहीं पता, हमारा सारा टाइम निकलता है पॉलिटिक्स में। एक इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, सब इलेक्शन, वो इलेक्शन है। आपकी पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो इलेक्शन में लगी रहती है, तो आप क्या कर लेंगे? चाइना के पास ये कोई इलेक्शन नहीं है, उसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है और वही फौजी, वही जो जी है वो गवर्नमेंट चला रहा है, फौज को कंट्रोल कर रहा है, बात खत्म। एब्सोल्युटली फौज जो है उसके टोटली, जिसको कहते हैं, उसी के थ्रू काम कर रहा है। तो आपके प्रॉब्लम का हो ही नहीं गई। आपको, हमारे को हमारा कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा है, अपने को ही धोखा देते जा रहे हैं और अपनी बड़ी बात करते हैं कि जैसे हमसे बड़ा कोई नहीं है। बस यही चक्कर में हम डूबते जा रहे हैं। हमें डूबने का मतलब है कि चाइना के सामने हमें झुकना पड़ रहा है। तो ये सारी की सारी चक्कर ये है, हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है।
कि क्या है। हम सोचते हैं डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, तो ऐसी ही है। ये हमें नहीं पता कि देश के हित में जो होती है वही डेमोक्रेसी होती है, जो देश के हित में नहीं है वो नहीं है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, आपसे सवाल मेरा भी यही है कि ये जो सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं, जो हमारे सामने अभी तक आ चुका है, और जितना खैर नॉलेज, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, जितने आपके नॉलेज में ये सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आगे क्या हो सकता है अगर अभी भी हम लोग नहीं सुधरते हैं? अगर हम, जिस तरीके से आपने कहा कि कंटेंट ऑफ डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात जो की है आपने, अगर वो भी सही नहीं होती है तो आगे क्या स्थिति बन जाएगी? देखिए, आगे स्थिति ऐसी बनेगी अगर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करी, जैसे कि आप कह रहे हैं, हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार नहीं लाए, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कई तब्दीलियों की जरूरत है। आपके डिफेंस हेडक्वार्टर के अंदर साउथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तीनों मिलिट्री हेडक्वार्टर अलग अलग हैं। ये सब के सब जॉइंटली एक हेडक्वार्टर के अंदर होने चाहिए। और जैसे कि आपका डिसीजन मेकर जो है, फौजी डिसीजन मेकर, राइट अंडर द प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ही शुड बी सीनियर मोस्ट। आपने सीडीएस बनाया हुआ है, सीडीएस शुड बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। 5 स्टार की उसकी पोजीशन होनी चाहिए, और तब आप धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग में आएंगे। अभी फौज डिसीजन मेकिंग में है ही नहीं। और स्वावलंबी बनने का मतलब है डिफेंस इंडस्ट्री, इंटरनल जो जितनी लोकलाइज्ड डिफेंस इंडस्ट्री होनी चाहिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भारतीय होने चाहिए। सारे डिफेंस भारतीयों को बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि अमेरिका से ला रहे हैं, रशिया से ला रहे हैं। ये जब बंद हो जाएगा, जब आप, उसको कहते हैं स्वावलंबी होना, और जब आप स्वावलंबी हो जाएंगे डिफेंस में, आप देखेंगे आपकी कायाकल्प हो जाएगी 10 साल के अंदर। ये जरूरी है। एक अपनी पॉलिसी चेंज करिए, एक अपने डिफेंस की पॉलिसी चेंज करिए, बाकी सारी की सारी अपने आप इक्वेशन ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, कहने का साफ मतलब यही है कि जो भी अभी हम कर रहे हैं, हम जो अभी पॉलिटिक्स में हम लोग जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो शक्ति हमें लगानी चाहिए वो हमारे देश के प्रति हमें लगानी चाहिए, तब जाकर ये जो चीजें सामने आ रही हैं इन पर अंकुश लग सकेगा। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, पॉलिटिक्स चलती रहेगी, पर पॉलिटिक्स की अपनी जगह होनी चाहिए। यही नहीं कि अगर आप बच्चे को कहते हैं ज्यादा मत खाओ, और इसलिए कहते हैं कि अपना जितना खाना चाहिए उतना खाओ। तो जितनी डेमोक्रेसी का जिसको हमें मिश्रण करना चाहिए, पॉलिटिक्स जितनी करनी चाहिए उतनी ही करनी चाहिए। अभी हमें बदहजमी हो रही है, अभी हमको पता नहीं क्या करना है, हमारा समय कहाँ लग रहा है, करना कुछ और है। आपके सामने चाइना घुस रहा है, आप इलेक्शन में लगे हुए हैं कि कभी ये हो रहा, कभी पोजीशन। मैं ये कह रहा हूं, हमारे को ये मेंटली क्लियर करना पड़ेगा। ये कोई अंडर फोर्स नहीं करना कि हमें बंदूक को रख के नहीं कर रहा, ये हमको चिंतन करके चेंज करना पड़ेगा, सोच के विचार करके चेंज करना पड़ेगा। भैया, हमारे लिए बढ़िया क्या चीज है? क्योंकि जब घर के अंदर दुश्मन घुस रहा है और आप डिसाइड कर रहे हो कि हमको बेड कवर कौन से बाजार से खरीदने हैं, ये कोई हो सकता है? जब आपको दुश्मन घर में घुस रहा है, आपको तो उसको दुश्मन को निकालने की पहले बात करनी चाहिए। आपका गलवान हाथ से निकल गया, सब कुछ हाथ से निकल गया, आप बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसको मैं कह रहा हूं चेंज करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी काम बंद कर दो, पर उनकी अपने स्थान होना चाहिए, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी होनी चाहिए। और डिफेंस की इस समय आपकी सिक्योरिटी के ऊपर प्रॉब्लम है। देखिए, मैस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड आपने पढ़ी हुई है मैनेजमेंट में। सबसे पहली नीड क्या होती है ह्यूमन की? सिक्योरिटी। जब खाना मिल गया, पानी मिल गया, सिक्योरिटी की नीड होती है। सिक्योरिटी नहीं है आपके हर जगह से दुश्मन घुसा। अरुणाचल तो पूरा क्लेम कर रहा है चाइना, उत्तरांचल में घुस गया है, घुस रहा है, सहारनपुर तक का लैंड वो क्लेम कर रहा है, और आप बात कर रहे हैं कहीं और की। तो ये जो है, ये कोई मेरे को समझ नहीं आ रही बात, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो विंग कमांडर सर, अभी की जो स्थिति है, हम अपनी सैन्य शक्तियों की जो स्थिति की बात करें तो वो अभी किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में है, किस स्थिति में है कि वो आगे जाकर अभी लड़ाई कर सकती है? देखिए, अभी हमारी सेना अपने आप में काफी तगड़ी है। तगड़ी इसलिए है कि हमने काफी वेपन्स तो लिए हुए हैं, पर हमारे जो वेपन इस्तेमाल करने वाले जो जंग वाले सिपाही हैं, जो अफसरान हैं, वो चाइना से
क्या 5 गुना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। चाइना के इस समय फौजियों की क्वालिटी कमजोर है, उनका नंबर बहुत ज्यादा है, उनका पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, वो अपनी छवि इमेज ऐसी करते हैं, वो 1000 लेडीज को खड़ा कर देंगे और उनके साथ में जो करतब दिखाएंगे परेड ग्राउंड के ऊपर, तो दुनिया बड़ी अचंभे में रहती है और इंप्रेस होती है। ये सब ठीक है, पर जो लड़ाई की क्वालिटी है, जिस तरह आप देख रहे हैं, चाइना को पता है हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर जो होगी वहां, उसमें भारत का कोई सामना नहीं कर सकता, अमेरिका और रशिया नहीं कर सकता। वो खुद मान चुके हैं हार एक्सरसाइजेज में, वो खुद मान चुके हैं कि भारत की कोई सामी नहीं है। हमको इसका फायदा टोटल उठाना है। हमारी एयरफोर्स सारे कंट्री से बेटर है, क्योंकि सारी कंट्रीज हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइजेज में हार चुकी है, इंक्लूडिंग अमेरिका, और वो हमारे साथ ही एक्सरसाइज करना चाहती है। ये हमको भी पता है, पर इसका हम फायदा नहीं उठा रहे। इसीलिए, और अगर हम अपना उसका फायदा उठाएं और स्वावलंबी भी बन जाए, मतलब जल्दी से जल्दी अपना रफाल खुद बनाएं, अपना मिग 29 सुखोई खुद बनाएं, अपने टैंक्स खुद बनाएं, तब देखिए बात बिल्कुल ही पलट जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद में आप कभी एक क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे हमसे। जी, चलिए तो विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, आपका बहुत स्वागत, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, वो हमारे साथ आज यहाँ पर थे और उसके बाद उन्होंने चीन को लेकर किस तरीके से वो नापाक हरकत कर रहा है और किस तरीके से हमें लगातार आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए, सैन्य शक्ति हमारी क्या कर रही है, इस पर लगातार हमने चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।